नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आज की जो वीडियो है ये थोड़ी अलग हटके होने वाली है। इससे पहले आपने वीएस फार्मिंग चैनल के ऊपर खेती से रिलेटेड वीडियो देखी है या फिर जो लोग ट्रेडिशनल खेती छोड़ के कुछ नया कर रहे हैं वो देखा है। बट आज जो हम ये इंटरव्यू करने वाले हैं दीपक कुमार जी के साथ, इंडियन आर्मी में वो हैं। ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जय जवान जय किसान हम बोलते हैं, हमारे देश में नारा है, किसानों को सबसे ऊपर रखा गया है और जवानों को। तो आज यहाँ पे हमारे साथ जो दीपक कुमार जी हैं, एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं और इंडियन आर्मी में हैं और काफ़ी कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कम टाइम के अंदर अचीव किया है। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ ये इंटरव्यू शेयर करना चाहिए ताकि आप लोगों को पता चले कि इंडियन आर्मी में जाने के बाद सिर्फ आपको बॉर्डर पे रक्षा ही नहीं करनी होती है, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। तो जो भी यूथ इस वीडियो को देख रहा है या घर के कुछ बुजुर्ग या बड़े देख रहे हैं, वो अपने घर पे इस वीडियो को दिखाएं, बच्चों के साथ शेयर करें ताकि नए बच्चे भी मोटिवेट हों, उनको पता चले कि क्या क्या चीज़ें और भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा दीपक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमरदीप जी। तो आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे सबको दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमरदीप जी। मेरा नाम दीपक कुमार है। 2006 में मैं बाई सोल्जर इंडियन आर्मी में एंटर हुआ था और आज फौज में हवलदार के पद पर तैनात हूँ जी। मेरी इस जर्नी में काफ़ी कुछ अच्छा रहा है। बाई प्रोफेशन मेरी आर्मी और बाई पैशन माउंटेनियरिंग। आज मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ इसकी सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी आर्मी को ही देना चाहूँगा। उसी की ही देन है, अब मेरी सेना की ही देन है कि आज मैं इस लेवल पे यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और 2012 में मैंने अपनी माउंटेन जर्नी की स्टार्टिंग की थी। 12 में एक ट्रैक गया था हमारा माउंटेनियरिंग का एक सीनियर ऑफिसर्स के साथ, तो उसमें मेरी स्टार्टिंग हुई थी। वहाँ से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला था जी। उसके बाद मैंने 2013-14 में माउंटेनियरिंग के कोर्स किए जिसमें मेरी ग्रेडिंग इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग आई और उसके बाद मैंने अपना माउंटेनियरिंग जर्नी का जो पार्ट है वहाँ से स्टार्ट किया। इंडियन आर्मी टीम में सेलेक्टेड हुआ, वहाँ से बहुत सारे टेक्निकल माउंटेन समिट किए जिसमें मेरा फर्स्ट ही बहुत ज़्यादा टेक्निकल माउंटेन था माउंट थलाई सागर, जो एक दुनिया में 10 डेंजर माउंटेन के अंदर गिनती होती है, जिसकी बहुत टेक्निकल माउंटेन था। इंडिया में सिर्फ आज तक उसे 3 बार ही समिट किया गया और हमारी सेना ने उसके लिए सिर्फ बिना सपोर्ट के, बिना किसी गाइड के उसको फर्स्ट टाइम समिट किया था। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए भी वो। तो यहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। उसके बाद आज मैं करीबन 43 माउंटेन समिट कर चुका हूँ जिसमें 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3 एशिया रिकॉर्ड, 3 इंडिया रिकॉर्ड्स बना चुका हूँ और अभी आगे की जर्नी चालू है। मेरा मानना है कि आदमी जब किसी चीज़ को पैशन और प्रोफेशन जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो उस काम को करने में बहुत मज़ा आता है। तो जब आप 2006 में सेना में भर्ती हुए और 2012 से आपकी ये माउंटेनर वाली जो एक शौक कह सकते हैं, ये मतलब आपने पहली बार ट्राई किया, तो 6 साल के दौरान आपने मतलब उन दिनों ड्यूटी दी? जो नॉर्मल ड्यूटीज़ होती हैं मैंने सिर्फ उस टाइम वही किया। और फिजिकल जो एक मुझे हमेशा अपना फिजिकल को मेंटेन रखना बहुत पसंद है। गेम्स करता था, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रॉस कंट्रीज वगैरह, इन गेम में मैं हमेशा इन्वॉल्व रहता था, एक्टिव रहता था। तो उसके बाद फिर मैंने देखा माउंटेनियरिंग एक अलग रास्ता है, वो बिल्कुल हटके है। मतलब उसमें अब आप माउंटेनियरिंग में जाते हो तो वहाँ पे एक अजीब तरीके की एक शांति मिलती है। दूसरी चीज़ वो पार्ट है जिसको करने के बाद आपको दिल में अंदर से फील होता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, जो कि हर कोई मेरे हिसाब से उसको नहीं कर पाता है। अगर आप किसी पहाड़ पे चलते हो तो बोलते हैं बर्फ़ देखने में दूर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उस पे चलोगे तब समझोगे बर्फ़ क्या है। वो एक बहती हुई नदी है, उसमें कुछ पता नहीं लगता कब क्या हो जाता है, कब क्या नहीं हो जाता। बहुत सारे हादसे देखे हैं हमने। तो मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट गेम है, एक जुनूनी गेम है, तो बहुत अच्छा लगता है उसको करने के बाद। आजकल तो आदत ऐसी हो गई है कि अगर नहीं करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल जीरो बन के बैठा हूँ। तो एक बार मैं आपसे यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपके गांव का नाम है, जो आपका ज़िला है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ से जो हमारे किसान परिवार हैं उनके यहाँ से जो युवा है वो आर्मी में जाता है, इंडियन आर्मी के। और एक आपकी जगह भी कुछ ऐसी है कि यहाँ से कुछ पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं लोगों की, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, जो मेरा गांव है वो जलालाबाद गांव है, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के अंदर आता है। ये स्टेट तो यूपी है, वेस्टर्न यूपी के अंदर आते हैं हम लोग। बहुत सारे फौजी हमारे गाँव से भी हैं जो अलग अलग रेजिमेंट में अलग अलग जगह पर ड्यूटी दे रहे हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जब आप किसी भी आर्मी में चले जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो तुम्हारा एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। आर्मी में चले गए, आर्मी में जाने के बाद एक सैलरी ले रहे हैं या एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन वहाँ पे भी जाने के बाद आप ऐसा कुछ करें जहाँ पे
अपने साथ साथ, अपने प्रदेश के साथ साथ, अपनी सेना के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करें। कुछ ऐसा आपको चूज करना चाहिए। जब तक आदमी की लाइफ में कुछ मतलब कोई मोटिव एम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसको करने का। तो जब आप मतलब सेना में भर्ती नहीं हुए थे तो उससे पहले कभी बताओ, घर में से कुछ परिवार में से लोग थे सेना में, मतलब आपको कहाँ से ये आया कि मैं सेना ज्वाइन करूं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ही ताऊजी के लड़के हैं एक अनिल, वो 16 साल 2 महीने की एज में आर्मी में चले गए थे। आपसे बड़े हैं? मुझसे बड़े हैं लेकिन काफ़ी छोटी एज में चले गए थे वो। तो इतनी छोटी एज में जाना, और फिर दूसरी बात पूरे एरिया में एक खुशी का माहौल कि इतनी छोटी एज में सेना में कोई बंदा गया, और वो भी मेरा भैया था। तो एक वहाँ से मुझे भी लगा कि भाई मुझे भी सेना में जाना है। मतलब वो एक जो चिंगारी उठती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जो एक चिंगारी थी वो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और बस दिमाग में एक ही चीज़ थी, उस टाइम भी एक ही चीज़ का जुनून था, फोकस था, क्लियर था कि भाई सेना में जाना है। और उसके लिए दिन रात मेहनत की थी, करते थे, और उसी की देन है कि आज आपके सामने यहाँ पे बैठे हैं। जी। तो अभी मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे ये जर्नी तो हो गई 2006 से शुरू हुई, एक आपने सेना में पद लिया, फिर 12 से आपने माउंटेनर बनने का ठाना, और अभी 2022 10 साल आपने पूरे किए हैं। 10 साल में आपने 43 पीक्स जो हैं वो अचीव करे हैं। बिल्कुल। आने वाले समय का क्या प्लान है? आने वाले समय का मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि जो आगे मैं करूँ वो इतना बड़ा हो जिससे देश का नाम, सेना का नाम हमेशा ऊपर रहे। जी। एक जो हमारा फ्लैग है इस तिरंगा, वो हमेशा मैं ऐसी इस जगह लगाना चाहता हूँ जहाँ जो काम आज तक किसी ने किया नहीं है, जिस फील्ड में मैं हूँ। तो आगे मेरा प्लान है, बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा आफ्टर सक्सीड, जब आप दूसरी वीडियो बनाओगे जी, तब मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो अभी ये बताओ, जैसे आपने 43 पीक्स करे हैं, सबसे मेन मुद्दा ये था कि आपने बहुत लिमिटेड टाइम में वो पीक्स अचीव करी। जी जी। तो कोई एक यादगार आपकी पले हो जो आप यहाँ पे शेयर करें सबके साथ? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी ही लास्ट टाइम जी। जब मैं 4 दिन में हमने 17 माउंटेन समिट किए थे, और हर एक माउंटेन 6000 मीटर से ऊपर था। जी। तो फर्स्ट टाइम जब हमने स्टार्टिंग किया था, वो कारजोक रेंज है, लद्दाख से स्टार्ट होती है, कि सोमरेरी लेक से, सोमरेरी लेक है एक, वहाँ से स्टार्ट होती है। तो जब हमने सुबह 6 बजे वहाँ से स्टार्ट किया, तो हमें रेगुलर 6 बजे से लेके और रात को 3 बज गए थे। उसके बाद रात को 3 बजे हम डाउन हुए थे पिक की टॉप से। तो आप समझ सकते हो कि मतलब अंधेरा हो चुका था। हमें भी इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि हमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा जी। लेकिन हमने रिस्क लिया। हम इतने आगे चले गए थे कि वहाँ से पीछे आना भी मुश्किल था, क्योंकि रात हो चुकी थी, पहाड़ी रास्ता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था बस। और टेम्परेचर जब आप कभी भी माउंटेन में एंटर होते हो और 6000 से ऊपर होते हो, तो रात को 12 बजे के बाद जो टेम्परेचर मिलेगा वो आपको माइनस में ही मिलेगा, हमेशा -4 5। उसके बाद फिर वहाँ पे विंड स्पीड बढ़ जाती है। दूसरी, जब किसी आप स्नो पे मूव करते हो तो यही है, पता नहीं होता है रात के टाइम में कहाँ पे एवलांच आएगा, कहाँ से बर्फ़ टूट के गिरेगी, या कहाँ पे बर्फ़ का खड्डा है। और बैकअप क्या होता है हमारे पास? अभी जैसे हम गए थे तो एल्पाइन स्टाइल कर रहे थे, बैकअप हमारे पास कुछ था ही नहीं। एज ए रिस्क ले रहे थे हम अपनी लाइफ में, कुछ अलग करना था। और जब कुछ अलग करना है तो सिंपल सी बात है, उसमें रिस्क तो होगा ही। तो वो जो हम कहते हैं कि बिना रिस्क के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो वो आप रोज देखते हो? बिल्कुल, वो देखते हैं, और देखने के साथ साथ उसको जीते भी हैं, महसूस भी करते हैं। हमने बहुत करीब से देखा है इन चीज़ों को, कि जब हमें कई ऐसे मोमेंट आए हैं, लगा है कि हाँ आज शायद कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात। माउंट मकालू पे थे हम, टॉप 8485 पे थे, मतलब 27700 के समथिंग थे। तब मैं सबमिट करके डाउन हुआ, उसी टाइम ही क्या हुआ, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया जी। 8000 से ऊपर, 26000 से ऊपर डेथ जोन स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे जब वेदर स्टार्ट हो गया, चला ही नहीं जा रहा था। फ्रेंच कूलर उस जगह का नाम था। जब हम डाउन हो रहे थे, इतनी तेज़ विंड थी बहुत ज़्यादा, और बर्फ़ साथ में गिर रही थी, चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अगर हम स्लिप होते तो लगता था कि साइड में तिब्बत है, बचेंगे ही नहीं। तो वो मोमेंट था जिसमें हमें लगा कि आज शायद पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेम्परेचर उस टाइम -45 था, बहुत ज़्यादा है। और दुनिया की तीसरी सबसे टेक्निकल और डेंजर पिक्स में आता है माउंट मकालू जी। तो वहाँ पे वो मोमेंट था बिल्कुल हिलाने वाला। लेकिन मैं हमेशा अपने आप से एक ही बात बोलता हूँ, जब मैं पहाड़ पे होता हूँ या कहीं टेक्निकल जगह पे होता हूँ, चाहे वो कोई भी जगह हो, और मुझे लगता है कि हाँ जब बिल्कुल घबराता है दिल कि कुछ भी हो सकता है, तब मैं एक ही बात बोलता हूँ, नहीं दीपक, आज नहीं मरना, कल कुछ भी हो जाए,
पर आज नहीं मरूंगा। तो वो मोमेंट और वो जो हौसला होता है खुद को जिंदा रखने का ऐसी जगह, तो वो एक अलग ही होता है। अगर आप कितनी भी कठिनाइयों में हो, कुछ भी हो, आपने सोच लिया मुझे ये करना है, दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप मजबूत हो, आपने सोचा है और उसमें बिल्कुल सच्चे मन से आप उसको कर रहे हो, तो आप उसको कर जाओगे। बस फर्क इतना है कि थोड़ा टाइम लगेगा। और फर्क वही हुआ कि हम सब इतने स्ट्रोंग थे, बस अनफॉर्चुनेट ऐसा हो गया हमारे साथ कि सिर्फ हमारा एक साथी की डेथ हो गई थी वहाँ पे। वो बड़े दुख का विषय रहा हमारे लिए, वरना हम 16 में से 15 के 15 सेफ वापस आए थे। तो आज तक जो ये 43 पीक्स अचीव करी हैं, तो आपने इंडिविजुअल करी हैं या इसमें टीम वर्क का बहुत बड़ा? आज तक मैंने सिर्फ जो 9 दिन में 15 पिक सबमिट की थी जी, वो मेरी इंडिविजुअल थी। 9 दिन में 15? 9 दिन में 15 वो सिर्फ मैं इंडिविजुअल कर रहा था जी, क्योंकि उसमें ना कोई सपोर्ट था ना कुछ था। लेकिन बाकी जो बहुत सारी पिक्स हैं, वो सारी पिक्स जो हैं हमने टीम वर्क के साथ की है। जब एक्सपीरियंस बढ़ता है, सारी चीज़ें ऊपर चलती हैं, तो मेरे दिल में यही है कि क्यों ना अपने आप को उस जगह ले जाके आजमाया जाए कि क्या मैं इस जगह पे फिट हो गया हूँ या नहीं हुआ जी। तो वही रिस्क था मेरा 9 दिन में 15 पिक का, जो एशिया रिकॉर्ड था जी, जिसमें एक ग्रैंड मास्टर की उपाधि भी दी गई थी एशिया रिकॉर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से। तो वो मैंने इंडिविजुअल किया था। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं, इसमें आपका सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है वो क्या है? सबसे बड़ा रिकॉर्ड है अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, जो 4 दिन में हमने 17 माउंटेन समिट किए थे। अच्छा, तो यही वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी नेक्स्ट टाइम भी हम तैयारी कर रहे हैं कोई अच्छा बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए जी। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो बता देंगे इस चीज़ के लिए। तो ये तो एक छोटी सी जर्नी थी जो हमने ब्रीफ में यहाँ पे सबके साथ शेयर करी। अब एक इस मुद्दे के बारे में बात करते हैं कि जो आज का युवा है, जैसे अभी पेंडेमिक का जो ये टाइम निकला है 2 साल का, बच्चों की बहुत शिकायत है नए बंदों की कि टाइम पे भर्तियां नहीं हो रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, जो पहले से ही आर्मी में है तैनात हमारे सोल्जर, वो भी इस वीडियो को शायद देख रहे होंगे, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे, उनके परिवारों के लिए? मेरा मानना है कि हमेशा थिंक पॉजिटिव रखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, पेंडेमिक था, वो इंडिविजुअल एक हमारे लिए नहीं था, आप पूरी दुनिया को उठा के देख लीजिए, हर किसी के लिए था, बहुत सारी सिचुएशंस थी। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। मेरा मानना है गवर्नमेंट बुरा नहीं कर सकती किसी के साथ, भर्तियाँ आएंगी। अभी पेंडेमिक आपका ख़त्म हुआ है तो गवर्नमेंट बैठी है, इसीलिए बैठी है, वो सोचेगी पक्का। तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और बच्चों को मेहनत करते रहना चाहिए। तो उसके विषय पे मैं इतना ही कह पाऊंगा। और जो हमारे जवान पहले से ही ड्यूटी में हैं, ठीक है, जो नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं एक अपना जो देश की सुरक्षा के लिए, और अगर कोई उसमें अपना कैरियर बनाना चाहता है आर्मी के थ्रू स्पोर्ट्स में, उनको आप क्या कहना चाहोगे? स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना आर्मी के अंदर बहुत आसान है अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो। आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, आप वॉलीबॉल में इंटरेस्ट रखते हो, आप बास्केटबॉल में रखते हो, या आप एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण दे देता हूँ मैं, नीरज चोपड़ा जी, जो अभी सूबेदार हैं। नीरज चोपड़ा भी ओलंपिक में मेडल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, दुनिया जानती है आज उनको, नेशनल क्रश हैं वो एज ए स्पोर्ट्समैन ही भर्ती हुए हैं फौज में जी। अगर इस टाइप का कोई भी बंदा है, नेशनल है, इंटरनेशनल खेला हुआ है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फौज एक ऐसी संस्था है जो हमेशा सपोर्ट करती है। उससे अच्छा कैरियर मैं नहीं मान सकता कि कोई और बनाएगा जी। पर आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए और वो लगन होनी चाहिए, वो मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, और आपको एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि भाई मुझे यहाँ तक जाना है, रिजल्ट कुछ भी हो। एक होता है मुझे गेम खेलना है, और एक होता है कि मुझे गेम खेलने के साथ साथ यहाँ तक जाना है। तो मेरा मानना यही है कि फौज में जो एक रास्ता है, जो हमें एक रास्ता मिलता है, जनरली बहुत सारी चीज़ें हैं, फौज हमें गेम में भी सपोर्ट करती है जी, और हमारी फाइनेंशियली हालत जो है उसको भी बहुत ज़्यादा फौज सपोर्ट करती है। तो आप इस फौज में जाके आप बहुत अच्छे लेवल पे गेम कर सकते हो, और लोग कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप पहलवानी में पूनिया जी को ले लीजिए, भाला फेंकने में आप नीरज चोपड़ा जी को ले लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए। 2 तरीके होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। एक होता है मुझे गेम खेलना है, एक होता है मुझे गेम खेलना है और देश के लिए ये करना है, या मुझे सेना के लिए ये करना है। बहुत फर्क है दोनों में। दोनों में बहुत फर्क है। खेलना अलग चीज है, और कुछ करना सेना के लिए, देश के लिए, अपने लिए, वो एक बहुत बड़ा अलग मैटर करता है। तो मेरा मानना है कि जब आप कुछ भी चीज करते हो तो उसमें टारगेट रखो कि मैं ये गेम कर रहा हूँ और इतने दिन में मुझे ये करना है, यहाँ तक जाना है।
और जब तक तुम्हारी लाइफ में टारगेट नहीं है तो मेरा मानना है बेकार है, लाइफ का कोई मतलब नहीं है। वो तो बस एक उस वाली बात है कि जी रहे हैं बस, गधे की तरह चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो मेरा ये मैसेज है कि यूथ के लिए भी खास करके कि जब तुम कुछ चीज़ करते हो तो उसके लिए भी आप टारगेट रखो अपने आप को कि मुझे अगर सेना में भर्ती होना है तो होना है, और मैं सेना में भर्ती हो गया, मुझे गेम करना है तो मुझे करना है, ये मेरा हक है, मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ, मैं ये करूँगा, मजबूर करूँगा सामने वालों को कि मुझे भी सेलेक्ट किया जाए। जी। इस टाइप की जो सोच है जिसने बना ली, मैं बोलता हूँ उसको कोई नहीं रोक सकता। एक सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक सोच, आप किसी भी सकारात्मक इंसान से मिलोगे, आप उसकी आंखों में देखोगे तो वो ऑटोमेटिक ही चमकती है, पता लग जाता है कि हाँ इसने कुछ किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई फेक नहीं है, कुछ इसमें अलग कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ें होती है क्या, सिर्फ तुम्हारे अंदर का मोटिवेशन, तुम्हारी एक दृढ़ निश्चयता, और मुझे ये करना है तो करना है, हार नहीं माननी है। आप जितने बड़ा सोचोगे उतनी ही आपकी परीक्षा ली जाएगी। एक सिंपल सी बात मैं बता दूं, अगर आप आज एक चपरासी का एग्जाम देने के लिए जाते हो तो आप मेहनत 2-3 महीने 5 महीने करके चले जाओगे, लेकिन आप अगर यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जाओगे तो उसके लिए आपको 2 साल कंटिन्यू वो मेहनत करनी पड़ेगी जो बुक पढ़नी है। तो बात वही है सिंपल सी कि अगर आपको ऊपर बढ़ना है, एक तो नीचे ही मुझे क्रिकेट खेलना है, एक मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलना है, तो फर्क वही साफ है कि भाई आपको मेहनत उसी लेवल की करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा, और संयम भी रखना पड़ेगा। संयम और मेहनत दोनों बहुत जरूरी चीज है। आप सोचो कि मैं अभी कर रहा हूं 2 घंटे करके मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। पेशेंस कहीं ना कहीं आज यूथ ने खो दिया है। बिल्कुल, पेशेंस आज यूथ ने खो दिया है। आजकल शॉर्टकट, बिल्कुल आजकल शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं हर कुछ। मेंटेलिटी चेंज हो गई है लोगों की, पॉजिटिव लोग के साथ बैठना नहीं चाहते हैं लोग। एक रास्ता ही अलग है कि शॉर्टकट, बस पैसा कमाना है, शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, काम खत्म। पैसा अलग चीज है, जिंदगी जीना अलग चीज है, और पैशन और प्रोफेशन के साथ जब जिंदगी जियोगे तो उसमें मजा आपको अलग ही आएगा। जी। तो इस चीज को दिमाग में रख के चलना चाहिए हर यूथ को कि उसका एक टारगेट होना चाहिए, और जो उसने टारगेट बना लिया उसको अचीव भी करना है। टारगेट बनाना आसान है, अगर आप मेहनत करना, आप कोई काम कर रहे हो उसको बनाना और उस पर बहुत आसान है, और उस काम को आपने कर भी लिया तो उस पर बने रहना फिर बहुत मुश्किल है। इस चीज में बहुत बड़ा फर्क है। तो मेरा कहना यही है कि आप एक टारगेट बनाओ, अच्छा टारगेट बनाओ, और उस टारगेट को हमेशा फॉलो करो। रिजल्ट की चिंता मत करो, ठीक है। ठोकर लगने के बाद ही आदमी संभलता है, ठीक है। तैराक जब आदमी बनता है, कूदता है, तो कहीं ना कहीं डर होता है उसे डूबने का, लेकिन जब वो गहराइयों में जाता है और जो ऊपर आता है तभी उसके समझ में आता है कि तैराकी क्या चीज़ होती है। तो हमेशा मेरा यूथ को एक सबसे अच्छा बड़ा मैसेज मैं यही दूंगा कि एक अपना टारगेट बनाओ और उस पर फोकस्ड रहो। बहरा बनना पड़ेगा। लोग नेगेटिव बातें बहुत बोलते हैं कि तू ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या फ़ायदा तुझे। बहरे बन जाओ, सिर्फ फोकस्ड करो अपने एम पे और कंटिन्यू करो उस चीज़ को। मैं गारंटी देता हूँ रिजल्ट मिलेगा आपको। आज जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, ऐसे आप मेरे सामने बैठे होगे एक दिन। तो हमेशा इस चीज़ पे फोकस रखो, टारगेट क्लियर। और माँ बाप की सुनते रहो। बिल्कुल, माँ बाप की सबसे बड़ी रिस्पेक्ट। अगर आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो मेरा मानना है फिर आप कितने ही बड़े बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, बेकार है। जिन्होंने, उनका तो इतना बड़ा बलिदान होता है माँ बाप का, तो शायद मैं नहीं मानता हम पूरी जिंदगी भी उतार पाएंगे उसे, नहीं उतार सकते। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, दुनिया में बाप एक ऐसा इंसान होता है जो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से ऊपर उठे, वरना आप किसी को भी उठा लेना, कोई नहीं चाहेगा कि ये बच्चा मेरे से, हमारे बच्चे से ऊपर जाए। तो बाप और माँ, वो बहुत बड़ा बलिदान होता है इन दोनों का। तो हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करें। अगर तुम्हें कोई राय देते हैं तो उसको समझें, सुने, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। तो मेरा मानना है आप कभी फेल नहीं होगे। गलत लोगों से दूर रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी जो दीपक जी ने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करी। अब ये एक 15 मिनट की वीडियो ये नहीं डिसाइड कर सकती कि मतलब अभी तो वो बहुत आराम से यहाँ पे बैठे हुए और आपको बता रहे हैं, लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया -45 डिग्री में भी जो चीज़ें उन्होंने फील करी है, जो जिया है, वो यहाँ पे आपको तभी इतनी बातें बता पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो फेस करी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से आपने सुना होगा, गहराई से समझा होगा, तो इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आप लोगों के लिए छुपे हुए हैं। और अगर कोई भी बंदा, कोई भी मेरा भाई अगर डीमोटिवेट है, तो अगर वो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखेगा तो कहीं ना कहीं उसकी समझ में बात जरूर आएगी कि जिंदगी में क्या जरूरी है।
और जीने के लिए क्या ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने अमरदीप जी। डीमोटिवेट नहीं होना है। मैंने अभी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, लोग बोलते हैं भर्ती नहीं आ रही है, वो नहीं हो रहा है, एज निकल गई है। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम कर रही है। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपके लिए भर्तियाँ निकलेगी और आप होगे भी। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट रहना है। मेरा यही मैसेज है आप लोगों को, हमेशा मोटिवेट रहें, हमेशा। बस सही लोगों में बैठे, सही लोगों से बातें करें, जो तुम्हें पसंद है और जो उसको कर रहा है उससे हमेशा मिलते रहें कि मुझे ये करना है, आपको एक अच्छा रास्ता पक्का मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, इतना टाइम हमें यहाँ पे दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो नेक्स्ट टारगेट हैं, मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, हमारे सारे व्यूवर्स की आपके साथ शुभकामनाएं हैं। जो भी आपने अपने मन में एक सोचा हुआ है अपना नेक्स्ट टारगेट, जो भी आप एम अचीव करना चाहते हैं, आपको उसमें कामयाबी मिले, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ देखने वालों से भी कि उनको भी कहीं ना कहीं अगर कोई डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपना डिसीजन और अच्छा और शार्प तरीके से बना पाएंगे। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अमरदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद।